हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी के लास्ट टॉपिक यानी जो लास्ट चैप्टर है उस पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर क्लास 11th का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका बेस बनता है क्लास 12th के लिए। जो भी कुछ आप क्लास 11th में इस चैप्टर में सीखते हैं वो आपको क्लास 12th की पार्टनरशिप और बाकी चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बच्चों को इन चैप्टर्स को जो है बहुत अच्छे से इनके बेस को क्लियर कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी जो अकाउंटिंग साइकिल आपने पढ़ा था उसमें सबसे लास्ट है। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती थी ट्रांजैक्शन, देन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर आता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग दो चीजें बनाते हैं। पहली चीज बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। तो ये दो पार्ट्स में आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिवाइड होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें बनाते हैं, पहली होती है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट होता है उसमें आप बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, दीज बोथ आर द अकाउंट्स, ये बोथ जो है अकाउंट होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट आपका एक स्टेटमेंट होती है, ये कोई अकाउंट नहीं होती। स्टेटमेंट होती है, इसका मतलब ये है इसको हम एक पर्टिकुलर डे पे बनाते हैं, ना कि ये पूरे साल जो है प्रिपेयर की जा रही होती है। अब जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अलग अलग अकाउंट है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये सारे आपके फैक्ट्री या जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनसे डील करते हैं। अगर आपको कोई भी फैक्टरिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो आप उसे ट्रेडिंग में लिखते हैं, और कोई भी आपका ऑफिस एक्सपेंस है या फिर आप जिसे कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो सारी चीजें आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में आपके ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। अब जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस। और आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और नेट प्रॉफिट जो है बैलेंसिंग फिगर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है फर्म की वो बैलेंस शीट बता रहा होता है। बैलेंस शीट का जो बैलेंस होता है डेबिट और क्रेडिट साइड वो इक्वल होता है, यानी आप जब भी उसको बैलेंस करेंगे इसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आता, डेबिट और क्रेडिट हमेशा जो है बराबर आ रहे होते हैं। कभी कभी आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसको गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है। इट मीन्स समटाइम ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड्स अकाउंट। कहीं कहीं पे आप इसे गुड्स अकाउंट के नाम से भी सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप सारे जितने भी आपके परचेजेस से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज सेल, जितना भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सब आप यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसको कभी कभी जो है गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर होता है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का मतलब है जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उन्हें आप डेबिट साइड लिखेंगे, जितने भी आपके इनकम्स और गेन्स हैं उन्हें आप क्रेडिट साइड लिख रहे होंगे। तो ट्रेडिंग में जो है सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जो है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्ड किया जाए। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक टी शेप अकाउंट होता है जिसमें सबसे ऊपर आपको लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट का पार्ट है कि आपको सबसे पहले ये लिखना होता है कि ये कौन सा अकाउंट है। उसके बाद लिखेंगे आप फॉर द ईयर एंडिंग। अब जो आपके क्वेश्चन में डेट गिवन होगी या ईयर, आप यहाँ उसको मेंशन कर देंगे। फिर दिस इज योर डेबिट साइड एंड अनदर इज योर क्रेडिट साइड। उसके बाद आपको लिखना होता है पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। यहाँ रुपीज की जगह आप अमाउंट भी लिख सकते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक अकाउंट है। इट मीन्स यहाँ पे जितनी चीजें डेबिट साइड में आएंगी उनके आगे टू लगेगा, और जितनी चीजें क्रेडिट साइड में आएंगी उनके आगे आपको बाय लगाना है। तो आपके क्रेडिट साइड में सिर्फ दो चीजें आती हैं। पहला होता है सेल्स, वो भी नेट सेल्स, यानी जो सेल्स का अमाउंट है उसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, जो भी आएगा वो आपको बाहर लिखना होता है। और दूसरा आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। वो भी क्लोजिंग स्टॉक तब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है जब वो आउटसाइड ऑफ आपके ट्रायल बैलेंस लिखा हो। ये तब आएगा जब वो आपका आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तब भी वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो होता है। और यहाँ पे डेबिट साइड में आपके आते हैं, सबसे पहले तो आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब है परचेज जो भी है लेस परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके वो आप यहाँ पे जो है शो कर देंगे। उसके बाद आता है आपका टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस की एक लंबी लिस्ट है, इसमें बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस आते हैं। और उसके बाद जो है अब वो एक्सपेंस कुछ भी हो सकते हैं। वो एक्सपेंस हो सकते हैं आपके जस्ट लाइक योर कैरेज, इनवर्ड कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट, योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, योर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, लाइटिंग एक्सपेंस, ये सारे जो है आपके जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। हाँ, कुछ एक्सपेंसेस स्पेसिफिक होते हैं जस्ट लाइक योर वेजेस।
अब वेजेस यहाँ आएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दो चीजें गिवन रहती हैं। सबसे पहले तो जैसे आपको दे देंगे वेजेस एंड सैलरी। अब गिवन है वेजेस एंड सैलरी। अब बच्चों यहाँ कंफ्यूज है कि वेजेस तो ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसको कहाँ लिखें। आपको देखना है कि आगे क्या गिवन। आगे यहाँ वेजेस गिवन है, इट मीन्स ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में गिवन है सैलरी एंड वेजेस, अगेन आपको ये देखना है कि आगे क्या गिवन है। आगे गिवन है सैलरी, इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है। उसके बाद आपके बहुत सारे अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपके डॉक चार्ज हो गए, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, ये सारी चीजें आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है और ये सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। फिर हमें इसको करना होता है बैलेंस। बैलेंस करते समय अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको कि हम यहां बैलेंसिंग फिगर लिख दे रहे हैं। अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का जो है टोटल कम है, तो यहां पे आ जाएगा आपका बाई ग्रॉस लॉस, जो कि अगेन आपका एक बैलेंसिंग फिगर होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रेडिंग से ये बैलेंसिंग फिगर जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट मीन्स ट्रेडिंग का जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है या जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग फिगर होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ जाता है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप COGS कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें कि आपको या तो COGS कैलकुलेट करना होता है, परचेजेस, क्लोजिंग, कोई एक चीज मिस कर देंगे और आपसे कहेंगे कि आप जो है इसको कैलकुलेट करिए। उस केस में क्या है, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ये फॉर्मूला पुट करिए, आंसर आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है COGS का, वो फॉर्मूला है आपका COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिए, COGS आ जाता है। और इसी जगह अगर ग्रॉस लॉस है तो फॉर्मूला हो जाता है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। आई होप कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपके नॉर्मल अकाउंट्स की तरह होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका डेबिट साइड, दूसरा होता है आपका क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड होता है। सबसे पहले आता है आपका पर्टिकुलर्स, फिर आता है अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स और उसके बाद फिर अमाउंट। ये है आपका फॉर्मेट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। स्टार्टिंग होती है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, जो कि हमने कैलकुलेट किया होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो इसका ओपनिंग बैलेंस यानी स्टार्टिंग हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख के, जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग से हमने कैलकुलेट किया है। और अगर ग्रॉस लॉस आया था तो आप उससे जो है डेबिट साइड लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो है हम सारे जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं आपके, वो आप यहाँ लिखेंगे। आपने ऑलरेडी देखा था कि जितने फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे थे और जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। और ऑफिस एक्सपेंस में जैसे कि आपका सैलरीज हो गया, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, प्रिंटिंग, आप यहाँ पे उसको पूरा डिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ जाता है जैसे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीजें आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। जैसे जैसे ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा पूरा आप यहाँ पे उसे नोट करते जाएंगे। फिर आता है आपका मिसलीनियस एक्सपेंस। मिसलीनियस एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो कि आपके अदर एक्सपेंसेस जैसे डिस्काउंट अलाउड हो गया, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डेबिट साइड, बैंक चार्जेस, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी यहाँ आ जाएंगी। प्लस आपकी जितनी इनकम्स हैं, आपकी जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो सब आप यहाँ लिखेंगे। नॉन ऑपरेटिंग में हो जाता है जैसे आपका कमीशन, या फिर हो गया आपका रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव को हम रेंट जो है क्रेडिट भी कहते हैं, या फिर आपका आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, या डिस्काउंट आप उसे कौन सा डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट क्रेडिट। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आप जो है लाइन वाइज यहाँ लिखते जाएंगे। लास्ट में हमें करनी होती है इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए ये ध्यान रखना है, कोई भी अकाउंट बंद होता है तो हम 2 लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर लास्ट एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, यानी क्रेडिट में अगर 1 लाख है तो आपके जो है डेबिट में 90,000 है, तो आपका जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम है तो आपका आंसर आएगा बाय नेट लॉस। ये यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि चाहे नेट प्रॉफिट अगर है तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके हम लेस कर देंगे। यानी यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर्स आ रहे हैं वो अब हम ट्रांसफर करेंगे जाके अपने कैपिटल अकाउंट में।
बात जो थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो ये होती है कि कभी कभी क्या होता है सिर्फ रेंट लिखा है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, आप सिर्फ रेंट लिखा है तो हम क्या माने, ये हम कहाँ पे लिखें। तो आप ये समझ लीजिए अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो कि दोनों जगह आ सकता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता है फैक्ट्री रेंट, तो ये फैक्ट्री में आने वाला था, पर सिर्फ रेंट लिखा है तो वो ऑफिस रेंट हो गया। सिर्फ लिखा है आपका सपोज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, अब नहीं समझ में आ रहा कि इसको हम कहाँ डालें, क्योंकि फैक्ट्री में भी बिजली का बिल आता है और ऑफिस में भी, बट क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, ना कि आप उसे जो है ट्रेडिंग बैंक। ट्रेडिंग में तभी सारे एक्सपेंसेस आएंगे अगर उनके आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐसा फैक्ट्री से रिलेटेड लिखा होगा, अदरवाइज ये सारी चीजें जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि अभी हमने देखा बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट आपके दो तरीके होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे दो तरीके के हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये दोनों ही प्रॉफिट आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि हमारे यहाँ बैलेंस में हम लोग लिख रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपकी जो मेन एक्टिविटी होती है बिजनेस की, या जो आप कह सकते हैं आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, उसमें जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, तो जो मेरे गारमेंट को मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चे आ रहे हैं वो सारे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरा आता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, क्या होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी से हटके, यानी देखिए अभी आपने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जिस पे हम बिजनेस करें, उन एक्टिविटीज से हटके जो हमें इनकम्स रिसीव होती हैं वो हम लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में। जैसे कि आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कोई लोन दिया था उस पे का कोई इंटरेस्ट है, रेंट है, डिविडेंड है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारी जो इतनी भी इनकम्स है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप इन्हें क्या करेंगे, इन्हें इंक्लूड कर लेंगे और लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वही ऑपरेटिंग जो भी हमने यहाँ देखे थे, यानी हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दे प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो एक्सपेंसेस आ गए जो कि हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके जितने एक्सपेंसेस थे, हमने कोई लोन ले रखा तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, चैरिटी दी, डोनेशन दिया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस है तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो थे आपके बेसिक फॉर्मूले ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए और नेट प्रॉफिट के लिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और नाम है, वो नाम है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये एक अनदर नेम है जिसको हम कहते हैं EBIT। EBIT मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो था कि अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हम कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। बट अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह नेट प्रॉफिट गिवन है, उस टाइम पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हम सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ये तो देख लिया कि हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या था। अब फर्म को ये जानने की जरूरत है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या था। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए फर्म बनाती है बैलेंस शीट। आपका जो बैलेंस शीट है उससे फर्म जानती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती है। अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट है स्टेटमेंट, तो उसका आंसर ये होगा कि बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट होती है। अब स्टेटमेंट होती है तो उसमें अलग क्या चीज है, उसमें मैं बता रही हूं आपको कि अलग क्या है। स्टेटमेंट होती है तो उसमें कोई भी आपका जो है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं होता है। उसमें जो दो साइड्स आते हैं आपके, वो पहला साइड होता है लाइबिलिटी साइड और दूसरा आपका होता है असेट साइड। यानी यहां डेबिट और क्रेडिट जैसा कुछ भी नहीं होता। आप ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट और यहां लिखा जाता है एज एट, यानी किस ईयर। इसको आप जो है जस्ट बैलेंस शीट के नीचे भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपके जो है दो साइड्स आ जाते हैं, लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपकी लाइबिलिटी होती है और राइट हैंड साइड आपका असेट होता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो तो ऐसे लिख दे रही हूं मैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये आपका राइट हैंड साइड होता है। आई होप कि आपको बैलेंस शीट यहां तक क्लियर हो गई होगी। वैसे भी हमारे ऑनलाइन इतने सारी साइट्स हैं, उन्होंने बहुत सारा मिथ क्रिएट कर रखा है कि कॉमर्स वालों को तो खुशी तभी होती है जब उनकी बैलेंस शीट मैच होती है। बैलेंस शीट मैच होने का मतलब है कि जन्नत मिल गई। हाँ, शायद अब आप जो है
बैलेंस शीट को समझ जाएंगे और आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद आपको भी ये चीज फील होने वाली कि यस, बैलेंस शीट का मैच होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 11th वाले बच्चों को अभी तक ये था कि इतना क्या बैलेंस शीट को जो है इतना बड़ा हुआ बना के रखा है, बैलेंस शीट तो बहुत ही ईजी दिख रही है अभी, जैसे कि आपने देख लिया होगा, बट वो इतनी ईजी नहीं होती है। तो बैलेंस शीट को जो है बनाने का यानी उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। बैलेंस शीट आप जो है दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, किस तरह से जो है लिक्विडिटी है उसके ऑर्डर में आप कर सकते हैं, या इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करने के आपके दो तरीके हैं, या तो आप सारे असेट्स और लायबिलिटी को उनकी लिक्विडिटी के ऑर्डर में सेट करिए। लिक्विडिटी के ऑर्डर का मतलब है कि जो जितनी जल्दी असेट कैश में कन्वर्ट होने वाले उनको पहले लिखिए, जो असेट्स को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है उन्हें बाद में लिखिए। सेम फॉर लायबिलिटीज की जिन लायबिलिटीज को जो है हमें पहले पे ऑफ करना उन्हें हम पहले लिखेंगे, जिन लायबिलिटीज के पे ऑफ में टाइम लगने वाले उन्हें हम बाद में लिखेंगे। दूसरा है परमानेंस के अकॉर्डिंग। परमानेंस के अकॉर्डिंग का मतलब होता है जो परमानेंट असेट्स हमारे फिक्स असेट्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जो हमारे करंट असेट्स हैं उन्हें हम बाद में लिखेंगे। तरह लाइबिलिटीज के लिए कि जो लाइबिलिटीज हमें लास्ट में पे ऑफ करनी है उनको सबसे ऊपर लिखेंगे, और जो सबसे पहले पे ऑफ करनी है उसको सबसे नीचे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए परमानेंस के हिसाब से तो कैपिटल को सबसे ऊपर लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल जब फर्म बंद हो रही है, जब फर्म का वाइंडिंग अप हो रहा होता है तब हम लिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परमानेंस इज जस्ट अपोजिट, परमानेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का ठीक अपोजिट है आपका परमानेंस। इसमें सबसे असेट साइड सबसे पहले अगर हम परमानेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आप लिखेंगे नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में वो सारे असेट्स आ जाएंगे आपके फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, जितने भी आपके नॉन करेंट असेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अपने करेंट असेट्स को। करेंट असेट्स में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, वो सारे। सेम इधर आप सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल्स। कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट्स, उसके बाद सारे रिजर्व्स, रिजर्व्स के बाद आप लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज का लास्ट में आएगा आपका करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके ज्यादातर लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, और करेंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, ये सारी चीजें। अब आता है मेन जो हम लोग इतने दिन से देखते हैं कि कॉमर्स वालों की बैलेंस शीट मैच होने की खुशी। तो वो बैलेंस शीट मैच ऐसे होती है कि आपकी जो लायबिलिटी साइड का टोटल है वो हमेशा इक्वल आने वाला है आपके असेट साइड के टोटल से। इट मींस यहाँ कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बचता है, असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल हमेशा इक्वल ही आता है। अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा है इट मींस कि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई है, आपका आंसर गलत आ रहा है। होप कि आपको आज की इस वीडियो से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।